हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और कंपनी लॉ का हमारा आज का लेक्चर है। कंपनी लॉ में हमने इश्यू ऑफ शेयर वाला हम चैप्टर कर रहे थे, और आज जो है हम एक उसी चैप्टर का शेयर कैपिटल वाले चैप्टर का अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर ई या पार्ट नंबर 5 कह लो। आज हम अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। वो कौन सा पार्ट है? उसका नाम है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता क्या है? व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर? व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर? ट्रांसफर ऑफ शेयर है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। जब कंपनी के शेयर होल्डर व्हेन द शेयर होल्डर when the shareholders transfer is ownership of shares to the another person is called transfer of shares. Is called transfer of shares. भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? ये कहना चाह रहा है कि जब कंपनी का एक मालिक, कंपनी का शेयर होल्डर अपना शेयर्स का जो ओनरशिप है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करे, तो उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर बोला जाता है। जो पर्सन शेयर ट्रांसफर करता है, जो पर्सन शेयर ट्रांसफर करता है, पर्सन टू ट्रांसफर शेयर, उसको बोला जाता है ट्रांसफरर। उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफरर। और जिसको, टू whom शेयर हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिसको शेयर ट्रांसफर्ड होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसफरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर के अंदर दो पार्टी होती है। जो पर्सन शेयर ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफरर बोला जाता है, और जिसको ट्रांसफर किए जाते हैं उसको ट्रांसफरी बोला जाता है। समझ आ गई? अब ट्रांसफर ऑफ शेयर का बात करें, अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। क्लियर है? अब फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते तो हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, फिर हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। तो आते हैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी,
अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की सेक्शन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सेक्शन 2 क्लोज 68 है ना। प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल है वो क्या करता है, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट करता है मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। आप ये लाइन लिखो कि भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर तो हो सकते हैं बट फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर शेयर होल्डर ये चाहे कि मैं अपने शेयर आराम से किसी को ट्रांसफर कर दूं, इस तरह से नहीं होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं किसके लिए, ट्रांसफर को लेके। रिस्ट्रिक्शन अपॉन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अब क्या है रिस्ट्रिक्शन जो है वो किन केसेस में, पहले तो ये बात करते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। लिख रहा है ना कि भाई प्राइवेट कंपनी कैन ट्रांसफर इज शेयर्स बट शेयर्स आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन बट नॉट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड नहीं है, अपने शेयर्स वो ट्रांसफर कर सकती है बट उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उन रिस्ट्रिक्शन को लेकर आर्टिकल के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। बट कुछ सिचुएशंस होती हैं, देयर आर सम सिचुएशंस, कुछ केसेस हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ केसेस हैं, कुछ सिचुएशंस वेयर restrictions on transfer of shares are not applicable और वो क्या है, पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, on the right of a member to transfer his her share in case where the share are to be transferred to his representative। मतलब मेंबर क्या कर सकता है, मेंबर हैव राइट टू ट्रांसफर his share to his representative। एक जो प्राइवेट कंपनी का मेंबर है वो अपने शेयर को किसको ट्रांसफर कर सकता है, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकता है, शेयर ट्रांसफर कर सकता है, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ शेयर होल्डर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर इन द नेम ऑफ हियर ऑन विच द शेयर हैव बीन डिवोल्व। अगर पहला केस तो क्या है, member of the company, member of the private company can transfer his
share to his legal representative. His legal representative. दूसरा केस, जहां पर क्या हो जाए, शेयर होल्डर की डेथ हो जाए. इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ शेयर होल्डर, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है शेयर्स का इन द नेम ऑफ द हियर ऑन विच द शेयर हैव बीन डिवॉल्व. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या कर सकता है, में रिक्वायर द registration of shares in the name of legal heir. इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो करा सकता है. पहला, एक शेयर होल्डर जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है भाई क्या कहना चाह रहा है कि एक शेयर होल्डर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने शेयर को अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर सकता है, या जहां पर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन शेयर का रजिस्ट्रेशन अपने लीगल हेयर के नाम से करा सकता है. लीगल हेयर एज अ लीगल हेयर अपना वो क्या करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है. तीसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर विच आर प्रपोज टू बी इशू ऑन राइट इशू. तीसरा क्या है, इन केस ऑफ राइट इशू. इन केस ऑफ राइट इशू, जहां पर राइट इशू आ जाए, जहां पर कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर देती है किस चीज के लिए, शेयर परचेज करने के लिए. तो एग्जिस्टिंग मेंबर अपने राइट को रिनाउंस भी कर सकता है. रिनाउंस का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना. एग्जिस्टिंग मेंबर जो उसको ऑफर दिया गया है राइट इशू का, उसको रिनाउंस भी कर सकता है. जो शेयर उसको अलॉट किए जा रहे थे, वो उन शेयर की अलॉटमेंट के राइट को वो क्या कर सकता है, रिनाउंस भी कर सकता है. उसके पास क्या है, राइट टू रिनाउंस है. वो किसी दूसरे पर्सन के फेवर में क्या हो सकता है, अपने राइट को रिनाउंस कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने शेयर्स को सैक्रिफाइस कर सकता है. इन सिचुएशन में कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती. वैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, बट अगर ये सिचुएशन आ जाए 1, 2, 3, तो इस सिचुएशन में प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने शेयर को आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. अब रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर शेयर इज जनरली प्लेस्ड बाय यूजिंग मेथड. अब रिस्ट्रिक्शन जो है उसके दो मेथड होते हैं. पहला, राइट ऑफ प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन का मीनिंग क्या होता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मीनिंग क्या होता है, इफ मेंबर विश टू सेल सम ऑफ हिज शेयर, such share shall first be offered to the other existing member of the company at a price determined by the director or by the auditor of the company or by using the formula set out in the articles. If no existing member is determined to acquire share, then share can be transferred by the transferor to the proposed transferee. A member is not bound to sell his share to other member under preemption clause, unless any other member or member agree to pay all the share proposed to be sold. The transfer between the member and the outsider member is outside the purview of preemption clause. The preemption clause cannot be placed a complete ban on transfer of shares. They cannot completely prohibit the transfer.
राइट ऑफ प्रियम्पशन का मीनिंग क्या है? मान लो प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, प्राइवेट कंपनी है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं राइट ऑफ प्रियम्पशन। राइट ऑफ प्रियम्पशन क्या कहता है? राइट ऑफ प्रियम्पशन, कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर मान लो 2 मेंबर है A, B। इसके पास 5000 शेयर है, इसके पास भी 5000 शेयर है। ये अपने शेयर्स सेल करना चाहता है, ये अपने शेयर्स सेल करना चाहता है। अब ये अपने शेयर सेल करना चाहता है तो राइट ऑफ प्रियम्पशन के बेसिस पे ये बोला गया है कि भाई अगर ये अपने शेयर सेल करना चाहता है तो ये पहले किन को ऑफर करेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यानी मिस्टर बी को, मिस्टर ए को क्या करेगा? ऑफर करेगा अपने शेयर। अगर ये परचेज करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर ये क्या करेगा? आउटसाइड कहीं बेच सकता है। तो ये राइट ऑफ प्रियम्पशन है कि कोई भी शेयर होल्डर, प्राइवेट कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचना चाहता है तो वो पहले अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगा। और किस प्राइस पे ऑफर करेगा? वो प्राइस डिसाइड किया जाएगा या तो डायरेक्टर के द्वारा, या शेयर होल्डर या ऑडिटर के द्वारा, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। तो पहले उनको ऑफर दिया जाएगा, अगर वो नहीं लेते फिर जाके यहाँ पे क्या होगा? फिर जाके आउटसाइड को वो क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। समझ आ गई? दूसरा होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर प्रियम्पशन क्लोज। वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर प्रियम्पशन क्लोज। अब शेयर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड दैट द शेयर्स आर टू बी सोल्ड अंडर प्रियम्पशन क्लोज at a fair price determined by the director or auditor of the company। भाई जो भी शेयर्स सेल किए गए हैं प्रियम्पशन क्लोज के अंदर, तो पहले वो उसका प्राइस जो है कौन डिटरमाइन करेगा? उसका प्राइस या तो डायरेक्टर डिटरमाइन करेंगे या कंपनी का ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। इट मे ऑल्सो बी प्रोवाइडेड दैट फेयर प्राइस वुड बी सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और जो प्राइस डिटरमाइन किया गया है उस प्राइस को सर्टिफाई कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर। कंपनी का कौन करेगा? ऑडिटर। इफ द प्रियम्पशन क्लोज रिक्वायर दैट द शेयर आर required to be offered to other member at a price certified by the director or auditor, the court is not in position to inquiry into the correctness of the valuation। भैया कहना चाह रहा है कि भाई अगर प्रियम्पशन क्लोज में ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे शेयर होल्डर को कंपनी के सेल करना चाहता है, किस प्राइस पे सेल करना चाहता है? उस प्राइस पे सेल करना चाहता है जिसको डिटरमाइन किया गया है डायरेक्टर के द्वारा या ऑडिटर के द्वारा, तो ऐसी चीज में कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, इंक्वायरी नहीं करेगी जब तक कि कोई एविडेंस कोर्ट के पास ना हो कि भाई वैल्यूएशन जो है अच्छे से नहीं हुआ। इफ पर्सन हु मेड द वैल्यूएशन हैज एक्ट negligently failed to take into account all necessary factors for arriving the value of share, in such case the transferor may sue for the damages to the person who made the valuation। अगर किसी डायरेक्टर ने या ऑडिटर ने अच्छे से, अगर किसी डायरेक्टर ने या ऑडिटर ने अच्छे से वैल्यूएशन नहीं किया, अच्छे से शेयर की वैल्यू नहीं निकाली, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ट्रांसफरर जो है वो क्या कर सकता है? इन पर्सन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है डैमेजेस के लिए। तो ये होता है प्राइवेट कंपनी में पूरे का पूरा किस तरह से ट्रांसफर होता है। आगे बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। अब बात आती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे अब।
अब हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक कंपनी। हाँ, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, ये आराम से अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। भाई अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो वो आराम से क्या कर सकता है? बेच सकता है। वो आराम से क्या कर सकता है? बेच सकता है। समझ आ गए? हैज़ पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली क्या होंगे? ट्रांसफरेबल होंगे। फ्रीली क्या होंगे? ट्रांसफरेबल होंगे। The board of director of a company or the concerned depository has no discretion to refuse or withhold transfer of any security. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास या किसी भी डिपॉजिटरी के पास क्या नहीं है? कोई पावर नहीं है कि वो रिफ्यूज कर दे किस चीज को? ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। ट्रांसफर हैव टू बी इफेक्टेड बाय द कंपनी और डिपॉजिटरी ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली। तो ये होता है कि इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास या डिपॉजिटरी के पास, या डिपॉजिटरी के पास कोई पावर नहीं है कि वो ट्रांसफर करने से मना कर दे, कि वो ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करने से, वो ट्रांसफर को रजिस्टर करने से मना कर दे, रजिस्टर करने से मना कर दे। नहीं है, उसके पास कोई राइट नहीं है। जो ट्रांसफर होता है, इफ एनी शेयर होल्डर, इफ एनी शेयर होल्डर wants to transfer it is share, his share to any other person, तो अगर कोई एक शेयर होल्डर किसी दूसरे शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? थ्रू अ ट्रांसफर डीड। उसके लिए एक ट्रांसफर डीड बनेगी। उसके लिए क्या बनेगी? ट्रांसफर डीड बनेगी। समझ आ गई? भाई अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होके यहाँ पर चलेगी। एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होके यहाँ पर चलेगी। तो अगर ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी प्रेजेंटेड टू द कंपनी। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है इसको बोला जाता है ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड, इसको प्रेजेंट किया जाएगा टू द प्रेजेंट टू द कंपनी, प्रेजेंट टू द कंपनी इन फॉर्म SH4। ये जो ट्रांसफर डीड होती है ये SH4 में होती है। प्रेजेंट कौन करेगा? या तो ट्रांसफरर करेगा
जो अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा है, या तो वो करेगा या फिर ट्रांसफर ही करेगा, कोई भी कर सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? अगर अगर किसी भी पार्टली पेड अप शेयर का, अगर किसी भी पार्टली पेड अप शेयर के रिगार्डिंग ट्रांसफर है, इफ अगर किसी भी पार्टली पेड अप शेयर्स से रिलेटेड कोई ट्रांसफर है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी क्या करेगी? कंपनी नोटिस देगी ट्रांसफरी को, बताएगी कि भाई ये शेयर पार्टली पेड अप है, क्या आप एग्री हो? कंपनी क्या करेगी? नोटिस देगी टू द ट्रांसफरी। वो ट्रांसफरी को क्या देगी? नोटिस देगी। कौन से फॉर्म में देगी? फॉर्म SH5 के अंदर, 5 के अंदर। जैसे ही रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर डीड का रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर क्या होगा? कंपनी डिलीवरी करेगी शेयर सर्टिफिकेट की। कंपनी ट्रांसफरी को क्या करेगी? डिलीवरी करेगी शेयर सर्टिफिकेट्स की, शेयर सर्टिफिकेट्स की। साथ ही साथ अगर कंपनी के शेयर डीमैट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी को भी बताया जाएगा। समझ आ गई? डिपॉजिटरी को भी बताया जाएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर कौन कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। उसका कौन कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अगर डिपॉजिटरी फ्रॉडुलेंट वे में, डिपॉजिटरी जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या करते हैं? शेयर्स को मेंटेन करते हैं, वो डिपॉजिटरी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में शेयर्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, उसको डिपॉजिटरी बोला जाता है। अगर वो फ्रॉड करने के पर्पज से क्या करते हैं? शेयर ट्रांसफर करते हैं, अगर वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो सेक्शन 437 के अंदर क्या होंगे? लायबल होंगे। तो भाई अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए एक डीड एग्जीक्यूट होती है, उस डीड को बोला जाता है शेयर ट्रांसफर डीड, जो कि कौन से फॉर्म में होती है? SH4 के अंदर होके ऊपर चलती है। उस डीड को एग्जीक्यूट करके शेयर होल्डर अपने शेयर सर्टिफिकेट के साथ उसको किसको देता है? कंपनी को देता है। फिर कंपनी उनको चेक करती है। अगर कंपनी को सब ठीक लगता है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करके 1 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी पेबल एंड फिक्सेशन कैंसिलेशन ऑफ द स्टैम्प एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। बिफोर द ट्रांसफर इज लॉज का मीनिंग होता है फाइल। बिफोर द ट्रांसफर इज फाइल विद द कंपनी इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प। जो ट्रांसफर डीड है, ट्रांसफर डीड को कंपनी में फाइल करने से पहले, कंपनी को फाइल करने से पहले उस डीड को प्रॉपरली क्या करना चाहिए? ड्यूली स्टैम्प्ड करना चाहिए। वो ट्रांसफर डीड क्या होगी?
ट्रांसफर डीड ड्यूली स्टैम्प्ड होगी, ड्यूली स्टैम्प्ड। द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अट्रैक्ट प्रिस्क्राइब स्टैम्प ड्यूटी अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है हैज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, हैज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। और क्या होगा, कितने रुपए का, कितने अमाउंट का शेयर आपने ट्रांसफर किया, वो भी आप क्या बताओगे, प्रॉपरली शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर बताओगे। भाई कितने रुपए के आपने ट्रांसफर करे शेयर्स, उनका कंसीडरेशन क्या है, वो प्रॉपरली आप शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर बताओगे। प्रॉपरली शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट बताओगे कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी है। समझ आ गई। ए कंपनी कैन नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 56 कहता है अ कंपनी कैन नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। एक कंपनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक कि जो ट्रांसफर डीड है वो प्रॉपरली क्या ना हो, स्टैम्प ना हो। ट्रांसफर डीड क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए। प्रॉपरली आप स्टैम्प करोगे, प्रॉपरली शेयर ट्रांसफर डीड सर्टिफिकेट के साथ कंपनी को सेंड करोगे, उसके बाद ही क्या होगा, आपके शेयर जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। समझ आ गई, क्लियर है। अब रेट क्या होते हैं, एक शेयर्स ट्रांसफर डीड पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है। ट्रांसफर एंड रीइश्यू ऑफ डिवेंचर पर स्टैम्प ड्यूटी का रेट है 0.0001%, 0.0001%। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अदर देन डिवेंचर ऑन डिलीवरी बेसिस 0.015%। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अदर देन डिवेंचर और नॉन डिलीवरी बेसिस 0.003%। तो ये क्या है, स्टैम्प ड्यूटी के रेट हैं। स्टैम्प ड्यूटी के क्या है, ये रेट्स। समझ आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 59। सेक्शन 59 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसके बारे में बात करते हैं। रेमेडी टू द एग्रीव्ड फॉर नॉन कैरिंग द चेंज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ग्राउंड्स ऑफ अपील। बात करते हैं इफ विदाउट सफिशिएंट कोज, बिना किसी रीजन के, अगर बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजन के किसी पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर एंटर कर दिया गया, या किसी पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर बिना किसी कारण के काट दिया गया, या फिर कोई डिफॉल्ट और अननेसेसरी डिले इज बीइंग मेड इन एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, द फैक्ट ऑफ एनी पर्सन हैव बिकम ऑफ मेंबर। या रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर बिना किसी कारण से आप डिले कर रहे हो किसी पर्सन का नाम एंटर करने में, या बिना किसी कारण के आप डिले कर रहे हो किसी पर्सन का नाम किसी पर्सन के बारे में एंटर करने में कि भाई वो अब मेंबर नहीं रहा, ठीक है ना। तो एग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है, या मेंबर ऑफ कंपनी क्या कर सकता है,
या कंपनी क्या कर सकती है, अपील कर सकती है किसको, ट्रिब्यूनल को। एनसीएलटी को क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। पहला केस क्या है, अगर किसी पर्सन का नाम बिना किसी रीजन के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया गया। दूसरा, अगर किसी पर्सन का नाम बिना किसी रीजन के रजिस्टर ऑफ मेंबर में से काट दिया गया। या फिर आप नाम को एंटर करते टाइम या नाम को काटते टाइम आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो भाई फिर पर्सन जो एग्रीव्ड है, जो मेंबर है या जो कंपनी है, अपील कर सकती है एनसीएलटी के अंदर। इन केस ऑफ फॉरेन मेंबर डिबेंचर होल्डर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अपील शैल बी फाइल टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो वो अपील कहाँ पर कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया में ही कहीं अपील फाइल कर सकते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, the tribunal may, after hearing the party to appeal, by order either dismiss the appeal, direct the transfer or transmission of shares shall be registered in the company by the company within a period of 10 days of receipt of the order, or direct the rectification of the record of depository or register, and the later case direct the company to pay damages if any sustained by the company। उसके बाद क्या होगा, ट्रिब्यूनल जो है, जो एनसीएलटी है, वो पार्टी को सुनेगा। अगर एनसीएलटी को लगता है कि भाई यहाँ पे कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो वो अपील को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, या फिर वो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, या फिर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के रिगार्डिंग ऑर्डर दे सकता है। समझ आ गई। राइट टू ट्रांसफर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी टू ट्रांसफर सिक्योरिटी। भाई क्या है सेक्शन 59, क्या नहीं करता, मान लो कोई एप्लीकेशन एनसीएलटी में लग गई, हाँ, तो जब तक ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जब तक एप्लीकेशन रिजोल्व नहीं हो जाती, जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी पर्सन चाहे, कोई भी मेंबर चाहे, अपने शेयर्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अपने शेयर्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। समझ आ गई। अब उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 59 को, या कोई भी पर्सन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को, या कोई भी पर्सन सेबी एक्ट को ब्रीच करता है, तो उसमें क्या होता है, where the transfer of security in contravention of any of the provision of Security Contract Regulation Act 1956, SEBI and Exchange Board of India Act 1992, or this act or any law for time being in force, tribunal may, on application made by depository company, depository participant, and the holder of the security or Security Exchange Board of India, direct may company or depository to set right the contravention। तो उसमें क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी डिपोजिटरी, कोई भी या सेबी, वो एनसीएलटी में क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है, और वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि वो क्या करे, वो क्या करे, जो भी कॉन्ट्रावेंशन की है उसको ठीक करे, उसको क्या करे, ठीक करे। क्लियर है। अब रीजन क्या होते हैं रेक्टिफिकेशन करने के। रेक्टिफिकेशन हैज बीन हेल्ड टू बी परमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस।
कहाँ कहाँ पर रेक्टिफिकेशन परमिसिबल होती है? एप्लीकेंट इंड्यूस टू टेक शेयर बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर एप्लीकेंट को इंड्यूस किया गया कि वो शेयर ले बाय रिप्रेजेंटेशन, शेयर होल्डर का नाम रिमूव कर दिया गया, या फिर इरेगुलर अलॉटमेंट कर रही है, या फिर नेम ऑफ नॉमिनी एंटर इन द रजिस्टर विदाउट द नॉलेज, या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टेकिंग नेसेसरी परमिशन, या फिर अलॉटमेंट इन वॉयलेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो अगर जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर रेक्टिफिकेशन परमिसिबल होता है, वहाँ पर आप क्या करवा सकते हो? रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। तो रेक्टिफिकेशन कहाँ कहाँ पर अलाउ किया जाएगा? जहाँ जहाँ पर ये सिचुएशन है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रांसमिशन जो होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसमिशन जो होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। समझ आ गई? ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन इज नॉट ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन is not transfer of transmission is not transfer of shares। तो ये चीज है। ट्रांसमिशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब क्या कहते हैं आगे? इट रेफर टू दूस केसेस। ट्रांसमिशन किस केस में होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किन किन केसेस में होता है? पहला केस, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए, या फिर मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? उसके शेयर ट्रांसमिट हो जाते हैं। डेथ के केस में मेंबर के शेयर्स उसके लीगल हियर को ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसके लीगल हियर को ट्रांसमिट हो जाते हैं। और इंसॉल्वेंसी के केस में जो लिक्विडेटर होता है उसको शेयर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ आ गई? ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस व्हेन द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सिक्योरिटी या तो मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है। समझ आ गई? या फिर इफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी इज अ कंपनी, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो उसके शेयर जो हैं उसके लीगल हियर को क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसके शेयर लीगल हियर को ट्रांसमिट हो जाते हैं। क्लियर है? उसके शेयर्स उसके लीगल हियर को क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं।
आगे बात करते हैं। Similarly, when a person is declared insolvent, एंटायर प्रॉपर्टी जो उस पर्सन की होती है वो किसको चली जाती है? ऑफिशियल अजाइनी को चली जाती है, ऑफिशियल रिसीवर को चली जाती है। और जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी किसको चली जाती है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चली जाती है। समझ आ गई? तो ये जब किसी, तो ये केस होता है ट्रांसमिशन का, ये केस होता है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन के केस के लिए आपको कोई ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती। ट्रांसमिशन के केस में आपको कोई भी क्या ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसमिशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। और ट्रांसमिशन कब होता है? जब किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या फिर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, ट्रांसमिशन तब होता है। इस केस में उसके शेयर्स किसको ट्रांसमिट हो जाते हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और इंसॉल्वेंसी के केस में जो अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके शेयर किसको ट्रांसमिट हो जाते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। क्लियर है? समझ आ गए? तो ये होता है। डिफरेंट क्या है ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर? ट्रांसफर टेक प्लेस वॉलेंट्री और डेलिब्रेट एक्ट ऑफ द पार्टी। ये क्या होता है? ये वॉलेंट्री एक्ट या डेलिब्रेट एक्ट होता है पार्टी का। पार्टी अगर अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहती है तो वो ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसमिशन कब होता है? ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू होता है। कोई मेंबर मर गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पागल हो गया मेंबर, उस केस में ट्रांसमिशन होता है। इसके लिए आपको SH4 एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। शेयर ट्रांसफर डीड की इसमें जरूरत होती है, इसके लिए कोई शेयर ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफर इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। जो ट्रांसफर होता है इट इज अ नॉर्मल कोर्स है, बट ट्रांसमिशन जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से होता है। ट्रांसफर के लिए कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ता है। ट्रांसफर के केस में कंसिडरेशन होता है, लेकिन ट्रांसमिशन विदाउट कंसिडरेशन होता है, विदाउट कंसिडरेशन। ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर डीड पर स्टैंप ड्यूटी पे करना मैंडेटरी है, लेकिन ट्रांसमिशन के केस में स्टैंप ड्यूटी क्या है? मैंडेटरी नहीं है। लायबिलिटी जो होती है, जैसे ही शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं तो ट्रांसफरर की लायबिलिटी वहां पे सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? शेयर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लायबिलिटी। इसमें क्या होता है? ओरिजिनल लायबिलिटी होती है। समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिनल लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। हमारा शेयर कैपिटल वाला